Hello everyone, I welcome you all to Samvidhan IES. लास्ट क्लास में हमने जीडीपी देखा था, जीएनपी देखा था, एनएनपी. वी सॉ ऑल दोज फैक्टर्स जो कि हमारे प्रोडक्शन के मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं. नेशनल इनकम अकाउंटिंग हमने देखा था. देन वी ऑल्सो सॉ सर्कुलर फ्लो इन द इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सेट्रा. तो जो हमने जीडीपी मेजरली हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में देखा था, विच वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ देम ऑल. तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग आई हैड सम फैक्ट्स जिसके बारे में मैं आपको आज क्लास के शुरू में बताना चाहूंगा. सबसे पहले तो हमने जीडीपी के बारे में पढ़ा था, है ना. आज हमारी वैसे थर्ड क्लास है बाय द वे इन आवर सीरीज. सो सबसे पहले हमने कल पढ़ा था जीडीपी के बारे में. तो पहले मैं आपको आज शुरू में बताना चाहूंगा कि व्हाट इज नॉमिनल एंड रियल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या फर्क है. तो नॉमिनल जीडीपी जो है ना, वो मेजर करती है टोटल मॉनेटरी वैल्यू. टोटल मॉनेटरी वैल्यू जितने भी हमारे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं कंट्री में ड्यूरिंग दैट स्पेसिफाइड पीरियड. तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू हम देखते हैं यूजिंग करंट प्राइसेस. हमने क्या किया था, जब हमने लास्ट क्लास में जीडीपी पढ़ा था, हमने कहा था कि जीडीपी में हम सारी वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू देखते हैं जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं कंट्री में विद इन अ ईयर, विद इन अ फिजिकल ईयर आप कह सकते हैं. तो उसी टोटल मॉनेटरी वैल्यू को जब हम करंट प्राइसेस में देखते हैं ना, करंट प्राइसेस जैसे कि जो आज प्राइस चल रहा है, सपोज फॉर द सिंप्लीफिकेशन, आज जो प्राइस चल रहा है मार्केट में, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन चल रहा है, उसके हिसाब से हम करंट गुड्स और सर्विसेज को करंट प्राइसेस पे अकाउंट करते हैं. ठीक है. तो इसमें ना, आई वुड से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का कोई अकाउंट नहीं होता. मतलब आप प्राइस देखेंगे, आप देखेंगे कि किसी वैल्यू, किसी किसी गुड और सर्विस की कितनी करंट में प्राइस है, उसकी कितनी वैल्यू है. आप ये नहीं देखेंगे कि वेदर इट्स प्राइस इज इन्फ्लेटेड और डिफ्लेटेड. क्या उसका प्राइस बढ़ा हुआ है पहले से या उसका प्राइस पहले से कम है. यू आर नॉट गोइंग टू अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. वेयर एज जब आप रियल जीडीपी देखते हैं ना, तो यहां से पता चल रहा है, द नेम इट सेल्फ टेल्स अबाउट इट, कि रियल जीडीपी जब हम देखते हैं तो वो एडजस्टेड होती है फॉर इन्फ्लेशन. दैट इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन. आप इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेके चलते हैं कि हमारी जीडीपी सिर्फ हमें बढ़ी हुई दिख रही है, या ये हमने जो कैलकुलेशन की है वो जो करंट प्राइसेस है जो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ गए हैं उसकी वजह से हमारी जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है. यू गेटिंग द पॉइंट. यहाँ पे क्या है, रियल जीडीपी में वी एडजस्ट द प्राइसेस फॉर इन्फ्लेशन. इसमें हम करंट प्राइसेस ऊपर यूज करते हैं, यहाँ पे हम कांस्टेंट प्राइसेस यूज करते हैं. कांस्टेंट प्राइसेस मतलब आप किसी पिछले साल की सीरीज या किसी साल की सीरीज को बेस ईयर लेके चलेंगे, किसी साल को बेस ईयर लेके चलेंगे और उस बेस ईयर के प्राइसेस के अकॉर्डिंगली आप नई वाली जीडीपी को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करोगे. आप देखोगे कि सिंपली, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो रियल जीडीपी में आप क्या करते हैं, इन्फ्लेशन, इन्फ्ले जैसे एक गुड है या कोई सर्विस है जो पहले 100 रुपए की मिल रही थी, आज 10 साल के बाद वो 150 रुपए की मिल रही है. तो आपने जो 100 रुपए का 10 साल पहले का बेस ईयर लेके चले हुए हैं और आज वही चीज 150 160 की है, तो वो आपकी जीडीपी ग्रोथ थोड़ी ना हुई, वो तो इन्फ्लेशन बढ़ गई है इसलिए आपको जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है. तो वो जब आप इन्फ्लेशन हटा देंगे और उस बेस ईयर के कंपैरिजन में देखेंगे, तब आपको दिखेगा कि आपकी रियल टर्म्स में जीडीपी कितनी है. तो वो, उसको हम रियल जीडीपी कहते हैं और नॉमिनल जीडीपी हम कहते हैं व्हेन वी डू नॉट अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन. हमें इन्फ्लेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफ्लेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता. वेयर रियल जीडीपी में हम करंट प्राइसेस नहीं, कांस्टेंट प्राइसेस लेके चलते हैं और हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं फ्रॉम अ बेस ईयर. ठीक है. ये ज्यादा एक्यूरेट जो है पिक्चर देता है हमारी इकोनॉमी की, मोर एक्यूरेट पिक्चर. क्योंकि ये सही मायने में बताएगा ना कि आपकी जीडीपी सच में बढ़ी है या सिर्फ दिखाई दे रही है बढ़ी हुई. आपकी इकोनॉमी का साइज जो है वो ग्रो कर रहा है और इट इज जस्ट इन्फ्लेटेड, है ना. तो आई होप आपको ये दो चीजों के बारे में फर्क समझ आया होगा. दिस इज अबाउट नॉमिनल एंड रियल जीडीपी. अभी हम उसके बारे में आगे बात करेंगे कि व्हाट इज, हम अभी नई जीडीपी सीरीज क्या लेके चल रहे हैं. तो नई जीडीपी मतलब ये आपको आपके
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हम जो जीडीपी जो यूज कर रहे हैं, कौन से ईयर हम यूज कर रहे हैं जीडीपी के लिए, है ना? ये पूछा जा सकता है आपसे। तो हम ना पहले जो था, अ, ये चेंज क्यों कहते हैं, चेंज की क्यों जाती है, नई जीडीपी सीरीज लाई क्यों जाती है? ये टेक्निकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में चेंज आते हैं। और जिसकी वजह से जब प्रोडक्शन में चेंज आएंगे तो ऑब्वियसली प्राइजेस में चेंज आएंगे, रिलेटिव गुड्स के प्राइजेस में चेंज आएंगे, जिसकी वजह से कंजम्पशन में चेंजेस आते हैं। सो ये रीबेस, इसको कहते हैं रीबेस। तो रीबेस करने की ये जरूरत जो पड़ती है, दैट इज ड्यू टू द चेंज इन प्रोडक्शन प्रोसेसेस, एंड देन हमारे रिलेटिव गुड्स, जो मैंने, रिलेटिव गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो ये क्या हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं जजिंग द साइज ऑफ इकोनॉमी। ओके। तो जब भी हम रीबेसिंग करते हैं, कुछ नए एस्टिमेशंस को यूज किया जाता है, कुछ नए डेटा बेसिस को यूज किया जाता है। तो अभी उसको छोड़ के हम देखते हैं कि जो नई जीडीपी सीरीज है वो है क्या। ठीक है। तो चेंजेस जो हमने इंट्रोड्यूस किए थे रीबेसिंग में, उसमें पहले जो हमारा बेस ईयर था ना, ओल्ड बेस ईयर, दैट वाज 2004-5, 2004-2005, जो हम बेस ईयर लेके चल रहे थे। जो दो ये 2010 में हमने किया था डिसाइडेड, लेट्स नॉट गो देयर, इसको हमने चेंज किया न्यू जीडीपी सीरीज से, क्योंकि इसको भी तो चेंज करना है ना। अब आप हमेशा ही उसी के पिछली सीरीज के, आज 2025 है तो 2020 साल पहले की आप सीरीज को लेके चलेंगे तो ऑब्वियसली एस्टिमेशंस में कुछ दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए नई जीडीपी सीरीज जो है, उसको हमने 2015 में इंट्रोड्यूस किया था, जो कि थी 2011-12 की सीरीज, विच वाज डन इन 2015। तो 2015 से हम इसको हमने चेंज किया हुआ है, रीबेस किया गया है। और ये न्यू जीडीपी सीरीज जो अभी हमारी है, दैट इज द बेस ईयर ऑफ 2011 एंड 12, 2011-12 आप कह सकते हैं। इसके बाद आता है जीडीपी, तो हम कर लेते हैं रियल और नॉमिनल के केसेस में, कि किस तरह से कौन सी जीडीपी हमारे, कौन सी जीडीपी सीरीज हमारे एस्टिमेशंस के लिए बढ़िया है। लेकिन उसी के बाद एक इसी के साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है, विच इज जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर होता क्या है? ये वो मेजर होता है जिससे इन्फ्लेशन को असेस किया जाता है। दिस इज यूज टू असेस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन देखा जाता है, इन्फ्लेशन के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती है जब हम चेंजेस, गुड्स एंड सर्विसेज के जो चेंजेस है ना, उनको जो जीडीपी में इंक्लूडेड होते हैं, उनको जब रिफ्लेक्ट करते हैं, उन चेंजेस के बारे में रिफ्लेक्ट किया जाता है बाय टेकिंग इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट। तो उसको हम, द मेजर दैट वी यूज, जो टर्म, जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, उसको जीडीपी डिफ्लेटर कहा जाता है। ये एक ना इकोनॉमी के प्राइस लेवल की कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देता है। मैंने जो बताया था, एक अच्छी सी पिक्चर बताता है, सही से बताता है कि द सेम थिंग दैट आई एक्सप्लेन अर्लियर, कि हमारी जो ग्रोथ है वो सिर्फ दिखाई दे रही है, एक्चुअल हम ग्रो कर रहे हैं। ये एक्चुअल एक्सटेंट बताता है जीडीपी डिफ्लेटर। और जीडीपी डिफ्लेटर का जो फॉर्मूला है ना, वो क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर का जो फॉर्मूला है, इसे जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर भी कहा जाता है। ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? दिस इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला विच इज नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। तो नॉमिनल जीडीपी मैंने आपको बता दिया, जीडीपी जो करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट होती है विदाउट एडजस्टिंग इन्फ्लेशन। रियल जीडीपी मैंने आपको बताया जो एडजस्टेड होती है फॉर इन्फ्लेशन, जो एक्चुअल आउटपुट बताती है रियल जीडीपी। तो इन दोनों जीडीपी को हम जब डिवाइड करते हैं एंड देन वी मल्टीप्लाई इट बाय 100, उससे हमारी जो जीडीपी डिफ्लेट हो जाती है। डिफ्लेट का मतलब क्या होता है? डिफ्लेट का मतलब, गुब्बारे को फूलने को कहते हैं इन्फ्लेट। अगर किसी चीज की हवा आप निकाल दो, उसको कम कर दो, उसके कहते हैं डिफ्लेट। तो टर्म से समझिए ना, डिफ्लेट का मतलब हम थोड़ी जीडीपी को नीचे ला रहे हैं, जो फूली हुई दिख रही थी, जो बहुत बड़ी दिख रही थी, उसको हम रियल टर्म्स में ला रहे हैं, और उसके लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने आपको बताया, ये एक्चुअल प्राइस चेंज को रिफ्लेक्ट करता है कि सही में कितना प्राइस चेंज हुआ है। एक्चुअल कैप्चर करता है ये चेंजेस को, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इकोनॉमी में। फिर ये कंपैरिजन करता है रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी से। ये एक्चुअल
प्राइस चेंज को रिफ्लेक्ट करता है ना। ये रियल बताता है कि रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे चल रही है हमारी इकोनॉमी में। व्हाट इज द रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय एक्सक्लूडिंग द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस इंक्रीजेज विच इज इन्फ्लेशन। डिफ्लेटर क्या करता है, इकोनॉमिस्ट को बताता है कि जीडीपी अक्रॉस द ईयर्स किस तरह से कैलकुलेट की जानी चाहिए, है ना। जब आपकी 2025 में आज ऑब्वियसली जो चीज 100 रुपए की मिल रही है, वो 2020 में तो उससे कम की मिलती होगी, इन्फ्लेशन का इतनी देर से जो है इफेक्ट दिखता आ रहा है। तो इसी सीरीज को, इसी जीडीपी को हम अक्रॉस द ईयर 2020, 21, 22, 20 से पहले भी चले जाइए, 15, 10, तो उन सब ईयर्स को हम कंपेयर कर पाए, उसके लिए हमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटाना है। तो ये जीडीपी डिफ्लेटर कि ये सिग्निफिकेंस है कि ये एक्चुअल प्राइस चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है, और ये कंपैरिजन करने की मदद करता है द रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो अक्रॉस द ईयर, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन कहते हैं हम उसको, क्या कहते हैं, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन, वो करने में हमें मदद करता है जीडीपी डिफ्लेटर, है ना। तो दिस इज अबाउट ऑल द थिंग्स जो हमने जीडीपी के बारे में डिस्कस करनी थी, जो अब हमने अच्छे से कर ली हैं। तो अब ना कुछ फैक्ट्स जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि फर्स्ट एस्टिमेट किसने दिया था नेशनल इनकम के बारे में, ये बात हो रही है। तो फर्स्ट एस्टिमेट किसने दिया था, दैट वाज बाय दादा भाई नौरोजी। इन्होंने दिया था इन द ईयर 1867-68, पहला जो एस्टिमेट दिया था नेशनल इनकम का। ठीक है। उसके बाद पहला साइंटिफिक अगर पूछा जाए एस्टिमेट किसने दिया था, दैट वाज बाय प्रोफेसर VKRV राव इन द ईयर 1931-32। द फर्स्ट ऑफिशियल एस्टिमेट, जो ऑफिशियली एस्टिमेट आया था, दैट वाज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इन्होंने 1948-49 देश के आज़ाद होने के बाद पहली बार जो किया था, इसको एस्टिमेट किया था। अब देखते हैं कि कैलकुलेशन कौन करता है। तो ये कैलकुलेशन की जाती है बाय सीएसओ। सीएसओ किसके अंडर आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री, मॉस्टली कहते हैं इसको, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये जो है ये हमारे इसको मॉस्पी जो है वो कैलकुलेट करता है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के जो हैं, दे हैव, दिस मिनिस्ट्री हैज टू विंग्स आई वुड से। ठीक है। तो ये दो विंग्स कौन से हैं, एक तो है स्टैटिस्टिक्स विंग, जिसको एनएसओ कहा जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ओके, एनएसओ जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और जो दूसरा विंग है उसे प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग कहा जाता है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग कहा जाता है इसे। ये दो विंग्स हैं सीएसओ के। और जो एनएसओ मैंने आपको बताया ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये क्या कंसिस्ट करता है, ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, दिस कंसिस्ट्स ऑफ सीएसओ विच इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, CSO, and the second thing that it consists, that is NSSO, which is National Sample Survey Office। तो ये पहले अलग था, इनको मर्ज करके एक में कर दिया था। तो सीएसओ और एनएसएसओ जो है एनएसओ के अंडर आता है, और एनएसओ किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसका दूसरा विंग है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग, और एक विंग है एनएसओ। देन अगेन मैंने आपको सारी इसकी बता दी है किस तरह से ये डिफरेंशिएटेड है। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग जो है उसके पास फिर से, ये जो है इनके पास फिर से तीन डिविजन्स आती हैं। 20 पॉइंट प्रोग्राम आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग आता है, और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम आता है। तो ये तीन डिविजन्स इनके अंडर आते हैं प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग के अंडर। बाकी जो मैंने आपको बताया द थिंग्स अबाउट सीएसओ, एनएसओ एंड एनएसएसओ। इसके बाद
मैंने कैलकुलेशन बताई आपको, सीएसओ करता है, ठीक है। और सीएसओ किस तरह से यहाँ पे आता है, दैट आई हैव टोल्ड यू। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज अनदर बॉडी विच इज नेशनल स्टेटिस्टिकल कमीशन, एनएससी जिसे कहते हैं, जो कि है नेशनल स्टेटिस्टिकल कमीशन। तो नेशनल स्टेटिस्टिकल कमीशन जो है वो एक रेजोल्यूशन के द्वारा बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और ये एक ऑटोनॉमस इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भी बनाया गया था। तो ये इनको क्या, इनको नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट बनाया गया था, जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बना था। ठीक है। एनएससी जो है दैट वाज सेट अप बाय द रिकमेंडेशन ऑफ रंगाराजन कमीशन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ नोट कर लीजिए। रंगाराजन कमीशन जो था, उनकी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हैं नेशनल इम्पोर्टेंस का ही जो है इंस्टीट्यूट है, पार्लियामेंट के एक्ट से बना है ऑब्वियसली। रंगाराजन कमीशन का रिकमेंडेशन था, जिन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम को रिव्यू किया था पहले। ठीक है। तो सीएसओ जो है, एनएसओ जो है, एनएसएसओ जो है, एनएससी जो है, दीज आर ऑल दिस यू कैन से स्टेटिस्टिकल मॉस्पी के अंडर आते हैं। ये तो एनएससी जो तो है वो एक अलग से इंस्टीट्यूट है। लेकिन सीएसओ जो है, उस मैंने आपको बताया वो कैलकुलेशन तो करता है, लेकिन सिर्फ यही काम नहीं है। सीएसओ जो है वो नेशनल अकाउंट्स को भी पब्लिश करता है, सीपीआई को भी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को पब्लिश करता है, रूरल अर्बन ये हम आगे पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेटिस्टिक्स जो है उनको करता है पब्लिश। एनएसएसओ जो है, एनएसएसओ, ये जो है ये पब्लिश करते हैं इकोनॉमिक सर्वे को, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। दिस इज ऑल जो कि इनके फीचर्स हैं, जो कि इनके काम हैं, जो कि इनकी मैंने आपको अलग अलग फीचर्स बता दिए। नेक्स्ट कम्स, वी हैव लॉ ऑफ डिमांड। आज हम थोड़ी सी, ये तो मैंने आपको पिछले जो टॉपिक था, पिछला जो जीडीपी का टॉपिक था, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी है। बट रियलिटी में आज हमारा जो काम है, आज जो हमारा टॉपिक है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आ जाता है लॉ ऑफ डिमांड। तो पहले तो डिमांड क्या है, पहले तो व्हाट इज डिमांड। तो डिमांड जो है उसे हम कह सकते हैं, एक सेकेंड, डिमांड जो है उसे हम कह सकते हैं, एक सेकेंड, व्हाट इज दिस, हाँ, विलिंगनेस प्लस डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे। जब आपको किसी चीज की विलिंगनेस है, आप उसे खरीदना चाहते हैं, आपके पास डिजायर है, वो यू वांट दैट थिंग। विलिंगनेस और डिजायर आप एक ही चीज में कर सकते हैं, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज हेयर इज एबिलिटी टू पे। विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे का मतलब है जब आप उस चीज के लिए पे कर सकते हैं, जब आपके पास हैसियत है कि उस चीज को पे करके ले सकते हैं आप, तभी तो डिमांड में इंक्लूड किया जाएगा इसको। क्योंकि एक तो डिमांड होती है और एक क्या होती है, डिजायर होती है। डिजायर में जरूरी नहीं है आपके पास एबिलिटी टू पे हो। मैं चाहता हूं मेरे पास एक, सपोज कीजिए कोई चाहता है कि उसके पास हेलीकॉप्टर हो, लेकिन अगर उसके पास एबिलिटी टू पे नहीं है, दैट इज जस्ट अ डिजायर। वो आप पे नहीं कर सकते अगर उसके लिए, तो वो सिर्फ आपका सपना है, आपकी सिर्फ चाहत है। यू उसे डिमांड नहीं कहा जाएगा। डिमांड इज combination of two factors which are willingness and ability to pay। आपके पास आपका मन तो होना चाहिए पे कर, मन तो होना चाहिए चीज को खरीदने का, बट आपके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए। सो दीज टू फैक्टर्स कंबाइन टूगेदर टू कॉन्स्टिट्यूट डिमांड। अब आ जाता है हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि कीपिंग ऑल फैक्टर्स कांस्टेंट, मतलब कीपिंग, एक सेकेंड पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं, कीपिंग ऑल फैक्टर्स कांस्टेंट। ऑल फैक्टर्स क्या हो गए, जैसे मेरा मन है किसी चीज को खरीदने का, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या चीजें मैटर करेंगी, उसके लिए सबसे पहले तो उस चीज का प्राइस मैटर करेगा।
फिर उसके बाद मेरे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मैटर करेंगे कि क्या मेरा मेरा क्या टेस्ट है, मेरी प्रेफरेंस क्या है, क्या मैं ये प्रोडक्ट ए को खरीदना चाहता हूँ या प्रोडक्ट बी को खरीदना चाहता हूँ। फिर उसके बाद प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री मैंने आपको बताया था कि अगर मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है वो पेट्रोल है। गाड़ी पेट्रोल के बिना नहीं चलेगी, गाड़ी और पेट्रोल दोनों एक साथ आप डिमांड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। आप गाड़ी लेंगे तो आपको पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा। तो मैं जब किसी चीज को खरीदूंगा तो कॉम्प्लीमेंट का कितना प्राइस है उस वो भी मैटर करेगा। सब्स्टिट्यूट का कितना प्राइस है, मतलब अगर मैं चाय पीना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कॉफी का सब्स्टिट्यूट है, तो क्या कॉफी का प्राइस जो है वो टी के प्राइस से ज्यादा है, कम है? तो ऑब्वियसली कॉफी का प्राइस भी टी के डिमांड में इंटरफेयर करेगा, वो भी एक फैक्टर होगा। फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं, क्या मैं आज ये गाड़ी ले लूं और कल को सरकार जो है वो पेट्रोल व्हीकल्स बंद कर दे और बोले सब के सब ईवी चलाओ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चलाओ, ई व्हीकल्स चलाओ, तो फिर उस चीज की डिमांड पे फिर से फर्क पड़ेगा, पेट्रोल गाड़ियों में, डीजल गाड़ियों की डिमांड में, है ना? तो कीपिंग ऑल सच फैक्टर्स कांस्टेंट, आप बाकी सब फैक्टर्स छोड़ दीजिए और किसको, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को देखिए। सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी को देखिए, जो आप खरीद रहे हैं ना उस कमोडिटी को देखिए। कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इफ द प्राइस ऑफ द गुड, गुड मतलब जो आप लेने वाले हैं उसका प्राइस, ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेस, द डिमांड फॉर दैट गुड डिक्रीजेस। मतलब दोनों का आपस में ऑपोजिट रिलेशन है, दोनों का एक आप कह सकते हैं दे आर बोथ इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें, अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, लेट मी ड्रॉ ए ग्राफ। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी ले लें, यहाँ पे आप प्राइस ले लें, ठीक है, यहाँ पे आप क्वांटिटी ले लें और यहाँ पे प्राइस ले लें। तो जब प्राइस और क्वांटिटी की बात की जाती है ना, तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कहता है कुछ इस तरह से। अगर आपकी जो आपने चीज लेनी है, सपोज कीजिए क्वांटिटी फॉर गुड एक्स है, कोई एक्स गुड है, उसकी क्वांटिटी जो है एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे उसका प्राइस है। तो अगर देखिए यहां से उनका रिलेशन इनवर्स होगा, ठीक है। तो मतलब सपोज इस प्राइस पे P1 पे क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही है वो Q1 डिमांड की जा रही है P1 पे। मतलब अगर सपोज 50 रुपए उसका प्राइस है, लेट्स से ₹50 इज द प्राइस, तो जो उसकी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड इज, oh sorry not rupees, quantity demanded is say 10 यूनिट्स। 50 रुपए अगर उसका प्राइस है तो 10 यूनिट्स डिमांड की जा रही है। बट वहीं पे अगर उसका प्राइस घट जाए, प्राइस कम हो जाए, प्राइस डिक्रीजेस, देन उसकी क्वांटिटी जो है गुड की इंक्रीज हो जाएगी 20 यूनिट से। अगर प्राइस जो है वो 30 रुपए आ जाए, P2, P2 पे Q2 डिमांड किया जाएगा। तो जब आप दोनों को ज्वाइन करेंगे तो दैट वुड बी डिमांड कर्व ऑफ दैट, डी डी डैश इज द डिमांड कर्व फॉर दैट प्रोडक्ट, फॉर दैट गुड। अगर आप 50 रुपए का बेच रहे हैं तो 10 यूनिट्स बिकेंगी, और अगर आप उसको कम कर दे 30 रुपए का बेचे तो ऑब्वियसली ज्यादा यूनिट्स बिकेंगी, 20 यूनिट बिकेंगी। ये एक हाइपोथेटिकल फिगर्स लिए हैं टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, बट कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे क्वांटिटी जो है कम बिकेगी, अगर आप प्राइस घटाएंगे तो क्वांटिटी ज्यादा बिकेगी। गॉट इट? इनवर्स रिलेशन ये होता है। राइज इन प्राइस लीड्स टू रिडक्शन इन परचेजिंग पावर, है ना? अगर आप राइज कर देंगे प्राइस को, इफ द प्राइस राइजेस देन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि परचेजिंग पावर, उसको खरीदने की ताकत कम हो जाएगी ना लोगों के पास, परचेजिंग पावर डिक्रीज कर जाएगी ना। मेरी सैलरी है फिक्स्ड है, अगर मैं उस पे कोई चीज खरीद रहा हूँ, अगर उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली मैं उस चीज को खरीदना कम कर दूंगा, ठीक है। तो इफ द प्राइस राइजेस द डिमांड डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर डिक्रीज कर जाएगी ना, आप उसको खरीद नहीं पाएंगे फिर, या कम खरीद पाएंगे।
और प्राइजेस जितने ज्यादा हो, होते चलेंगे, यूजर्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट करते चलेंगे। सब्स्टिट्यूट मैंने बताया आपको। तो वो सारी टेक्निकल चीजें हैं, वो आगे हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें एक आ जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी आप ऐसे समझिए, लॉ ऑफ मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, पहले तो आप यूटिलिटी समझिए, यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज द satisfaction that I derive from consumption of a good। अगर मैं किसी चीज को कंज्यूम कर रहा हूं तो उससे मेरे को कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, उसे यूटिलिटी कहते हैं। अगर मेरे को बहुत भूख लगी है, मैं सुबह से भूखा हूँ, शाम हो चुकी है, आप मुझे एक चपाती देंगे खाने के लिए, तो उस पहली चपाती को खा के मेरे को बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तो उसकी यूटिलिटी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। दूसरी देंगे तो यूटिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि भूख थोड़ी कम हो जाएगी, तो उससे सेटिस्फैक्शन जो है वो कम हो जाएगी। फिर तीसरी रोटी देंगे और कम हो जाएगी, और चौथी पांचवी रोटी खाते खाते मैं कर दूंगा बस मेरा पेट भर गया है, अब मेरे लिए रोटी की कोई यूटिलिटी नहीं है, आई एम फुल। उस समय जो चपाती आप मुझे देंगे उसकी यूटिलिटी मेरे लिए जीरो हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम ज्यादा कंज्यूम करते रहते हैं एक ही प्रोडक्ट को, तो उसकी प्रोडक्ट की जो कंजम्पशन है, हर यूनिट की जो कंजम्पशन है, उसकी सेटिस्फैक्शन, उसकी यूटिलिटी रिड्यूस होती चली जाती है, जिसकी वजह से हम उसको पे करने की हमारी विलिंगनेस कम होती जाती है। मैं उसको पे करके नहीं लेना चाहूंगा अब, या कम लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास वो ऑलरेडी है, मेरी यूटिलिटी नहीं है लेने की। और जब विलिंगनेस टू पे कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो है, दिस इज द रीजन कि हमारी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। अब इसके बाद आया था लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? यहां पे पहले मैं एक फिर से ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पे आप लॉ ऑफ सप्लाई ले लीजिए। तो लॉ ऑफ डिमांड मैंने आपको बताया। ठीक है। अब इसी के बाद आती है लॉ ऑफ सप्लाई। डिमांड में हमने देखा प्राइस और क्वांटिटी में क्या है, एक इनवर्स रिलेशन है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। वेयर एज सप्लाई में उल्टा है, सप्लाई में रिलेशन जो है वो डायरेक्ट है, दैट इज वन इंक्रीजेस द अदर ऑल्सो इंक्रीजेस। आप जितना प्राइस बढ़ाएंगे उतनी क्वांटिटी आपकी बढ़ेगी। सपोज आप जो है आप जो है एस एस डैश सप्लाई हम ले लेते हैं, इतने प्राइस पे, इस प्राइस पे। अच्छा, ये ना फर्म का वो होता है पॉइंट ऑफ व्यू। ये कंज्यूमर, ये आप और मैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कंज्यूमर का, ये प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो सपोज कीजिए जब P1 प्राइस था, तो सप्लायर सप्लाई कर रहा था Q1 क्वांटिटी मार्केट में। लेकिन जब उसका प्राइस बढ़ गया, कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट यहाँ पे भी, तो उसकी जो है क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। P2 पे Q2 क्वांटिटी जो है वो डिमांड की जाएगी, वो सप्लाई की जाएगी, सॉरी। तो जैसे प्राइस बढ़, अब सोचिए ना, आप एक प्रोड्यूसर हैं, आपने प्राइस जो है आपका गुड का वो 10 रुपए है, तो आप 10 रुपए पे सपोज 50% मार्जिन है, 5 रुपए कमा रहे हैं, 5 रुपए आपकी प्रोडक्शन आ रही है। अब क्या होता है, कीपिंग इधर भी the same thing happens, we have to take into consideration the same thing, keeping all other factors constant। बाकी चीजों को मत छेड़िए आप, बाकी चीजों को आप कांस्टेंट रहने दीजिए। ठीक है। द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, या फिर प्राइस एंड सप्लाई आप लिख लीजिए, आर डायरेक्टली रिलेटेड। मतलब अगर आपका प्राइस जो है, इफ प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेस, तो उनकी जो सप्लाई है, उसकी जो सप्लाई है गुड की,
द सप्लाई इंक्रीजेस टू एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर वो कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। अब जब प्राइस इंक्रीज करता है तो प्रोड्यूसर के लिए इंसेंटिव है ना, कि पहले वो 10 रुपए की चीज बेच रहा था, 5 रुपए की उसको आ रही थी प्रोडक्शन, 5 रुपए का उसको फायदा हो रहा था। अब वही चीज 12 रुपए की हो गई है, तो उसको पता है अब मेरा मुनाफा जो है वो 7 रुपए का होगा, पहले 5 रुपए का हो रहा था अब 7 रुपए का होगा, तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा सप्लाई करेगा मार्केट में, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके प्राइस की बढ़ने की वजह से इसकी सप्लाई भी, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाएगी मार्केट में। ये क्वांटिटी डिमांडेड है, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड है, ठीक है ना, क्योंकि ये सप्लाई का ग्राफ है, वो डिमांड का ग्राफ है, ये वाला ऊपर वाला, नीचे वाला सप्लाई का ग्राफ है। तो यहां तक आपको आई होप समझ आ गया होगा। लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड आर इनवर्सली रिलेटेड, वेयर एज सप्लाई में दे बोथ आर directly related, or you can say if the price of a good increases, the supply of the good increases too. So upward sloping, this is downward sloping law of demand, law of supply is upward sloping। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या बताना है मैंने आपको, और हाँ यहाँ पे आप लिख लीजिए ना एक चीज, दिस इज द पर्सपेक्टिव, ये किसका पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर और सप्लायर। अब वो ये क्यों करता है, क्योंकि जब प्राइस, व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस इन द मार्केट, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस इन द मार्केट, दैट एक्ट्स एज एन इंसेंटिव, प्रोड्यूसर के लिए ये इंसेंटिव का काम करेगा ना, क्या, दिस दैट एक्ट्स एज एन इंसेंटिव फॉर द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस मोर, प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा ताकि उसे ज्यादा मुनाफा मिल सके, है ना, इसलिए जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, ज्यादा के साथ ज्यादा हो जाता है। अब आता है मूवमेंट एंड शिफ्ट। डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व जरूरी नहीं है सिर्फ डिमांड कर्व के लिए हो, ये डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों के लिए हो सकता है। मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ कर्व्स, ऑब्वियसली ऑफ कर्व्स, तो ये कैसे होता है, चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, कि जब प्राइस और क्वांटिटी में वेरिएशन होती है तो कर्व का मूवमेंट होता है अलोंग द कर्व, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा कैसे। आप सुनिए अभी, कि जब प्राइस और क्वांटिटी का वेरिएशन होता है ना, देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द कर्व, मतलब कर्व के ऊपर नीचे ही चलेंगी चीजें। लेकिन जब वेरिएशंस होती है ना अदर फैक्टर्स में, अदर फैक्टर्स मैंने आपको क्या बताया, टैक्सेस, सब्सिडीज, आपकी इनकम चेंज हो जाती है, आपके कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज हो जाता है, उनका प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो कर्व को शिफ्ट ही कर देंगे, नई कर्व बना देंगे। गॉट इट? सो लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। सपोज ये एक, उप्स, ये नहीं बनेगा सीधा, चलिए छोड़िए। ये एक डिमांड कर्व है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है ना। तो अब क्या करते हैं, अब करते हैं हम एक काम, कि हम इस पे डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं। गॉट इट? डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं, इनवर्सली है ना रिलेटेड, तो ये क्या है, डिमांड कर्व। तो जब गुड के प्राइस में चेंज आएगा ना, प्राइस में चेंज आएगा, प्राइस इसमें चेंज आएगा, तो गुड की क्वांटिटी कैसे चेंज होगी, कि पहले इसमें ना कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है।
आपकी डिमांड कर्व का या आपकी सप्लाई कर्व। जब प्राइस डिक्रीज करेगा, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर जाएगी। प्राइस डिक्रीज करेगा, सॉरी, प्राइस डिक्रीज करेगा। एक सेकंड, क्या हो रहा है भाई? हाँ, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर जाएगी। एक्सटेंशन, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। जब आपका प्राइस P1 से P2 आ गया, इट डिक्रीज, क्वांटिटी आपकी Q1 से Q2 आ गई, क्वांटिटी इंक्रीज्ड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? एक्सपेंशन। क्या हो गया? एक्सपेंशन। ठीक है, अब आप उल्टा सोचिए कि अब आपकी जो क्वांटिटी है वो Q2 से फिर से Q1 कब जाएगी? जब प्राइस जो है P2 से P1 चल जाएगा। प्राइस फिर से P2 से P1 चला गया, प्राइस इंक्रीज कर गया, क्वांटिटी डिमांड क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो हमारी डिमांड पहले जो इस पॉइंट पे थी, अब वो फिर से इस पॉइंट पे चली जाएगी, इस डायरेक्शन में। तो इसे क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन एक्सपैंड होना, कॉन्ट्रैक्शन छोटा होना। तो ये चेंज किसकी वजह से आ रहा है? ये चेंज प्राइस की वजह से आ रहा है, प्राइस ऑफ द गुड की वजह से। इसको ध्यान में रखिए। यू मूव अप और डाउन द सेम डिमांड कर्व। ये क्या है? ये मूवमेंट है, मूवमेंट अलोंग द कर्व। अब आप सप्लाई कर्व में भी सेम हो सकता है, और आपका ये जो है डिमांड कर्व में भी सेम होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन प्राइस की वजह से। तो मूवमेंट अलोंग द कर्व जब हम करते हैं ना, दैट इज ड्यू टू प्राइस चेंज। सेम कर्व किया ना, सेम कर्व, सेम कर्व। हमने कर्व तो नहीं चेंज किया, कर्व वही है, डी डी डैश, है ना? कर्व तो नहीं बदला हमने, एक ही कर्व है, डी डी डैश एक ही कर्व है। उसी पे जब प्राइस इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तो क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से जो हमारी डिमांड है उसमें कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन आता है। जैसे अगर प्राइस है एप्पल्स का, वो 100 रुपए से 80 रुपए आ जाता है, तो आप ज्यादा एप्पल लेंगे। ठीक है, आप आपने किया इसी पे मूवमेंट। वेयर एज जब शिफ्ट होता है ना, इसके लिए एक अलग से ग्राफ बनाता हूं मैं। शिफ्ट में क्या होता है? ये आ गया आपका प्राइस, ये आ गया आपकी क्वांटिटी। शिफ्ट में क्या होगा? सपोज कीजिए, ये मैं आपको ना अब शिफ्ट का केस बता रहा हूँ। ऊपर मैंने मूवमेंट बताया था, अब मैं बता रहा हूँ शिफ्ट ऑफ अ कर्व। ऊपर मैंने क्या बताया था? ऊपर मैंने यहाँ पे बताया था मूवमेंट ऑफ द कर्व। यहाँ पे शिफ्ट होगा तो डिफरेंट कर्व्स होंगी। ऊपर सेम कर्व के अराउंड हो रहा था, यहाँ पे डिफरेंट कर्व्स होंगी। अब वो कैसे होगी? जब प्राइस की वजह से जब चेंज होता है तब मूवमेंट होती है, एक ही कर्व चेंज होती है। लेकिन जब प्राइस नहीं ना होता, नॉन प्राइस फैक्टर्स, ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर्स, प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर्स जब चेंज होते हैं ना, ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर्स। नॉन प्राइस फैक्टर जैसे क्या? कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर की इनकम चेंज होगी, उसकी इनकम बदल गई, उसकी इनकम बढ़ गई या कम हो गई। प्रेफरेंसेस और टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, उसका टेस्ट ही बदल गया। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मैंने क्या बताया था? क्या होते हैं रिलेटेड गुड्स? रिलेटेड गुड्स माने कॉम्प्लीमेंट्री या फिर सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड्स। फ्यूचर प्राइस की एक्सपेक्टेशंस, कि फ्यूचर में क्या पता है इसका प्राइस बढ़ जाए घट जाए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। हम कितनी बार जो है गोल्ड को फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस दिमाग में रख के लेते हैं कि गोल्ड की जो
वो है डिमांड है वो कितनी मैटर करती है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे कि आगे जाके क्या पता फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस बढ़ जाए अभी खरीद लेते हैं, है ना? तो फ्यूचर, तो प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स में जब चेंज होता है ना, या बाकी सारे फैक्टर्स में से किसी में चेंज होता है प्राइस को छोड़ के, उससे क्या होता है डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाती है। वो कैसे होता है? पहले डिमांड कर्व यहां थी, अब समझिए आपने क्या किया। एक सेकंड, यहाँ पे कहीं पे डॉटेड लाइन होगी। हाँ, एक सेकंड दोस्तों। हाँ, तो यहाँ पे ना आपकी जो डिमांड कर्व है वो ही शिफ्ट हो जाएगी। अगर वो राइटवर्ड शिफ्ट होगी, उसके अब दो केसेस आते हैं, या तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगी या वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। अगर राइटवर्ड शिफ्ट होती है, अगर आपकी जो डिमांड कर्व है वो दाईं तरफ शिफ्ट होती है, राइटवर्ड शिफ्ट होती है, राइटवर्ड शिफ्ट होती है, एक सेकंड, हाँ जी, राइटवर्ड शिफ्ट होती है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे? इंक्रीज, इंक्रीज इन डिमांड। और अगर वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, इसे हम कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड। अब यहां पे क्या हुआ? यहां पे आपने एक ही कर्व पे मूवमेंट नहीं की, आपने पूरी की पूरी आपकी जो है वो अ, पूरी की पूरी डिमांड कर्व ही चेंज होगी। आपने यहाँ पे किसकी वजह से, आपकी यहाँ पे बाकी अदर देन प्राइस जो बाकी आपके फैक्टर्स हैं उनमें जब चेंज आता है, तो उसे हम कहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, देयर इज अ शिफ्ट ऑफ कर्व। चाहे वो डिमांड कर्व हो, चाहे वो अ, आपका सप्लाई कर्व हो, तो उन दोनों में से, दोनों में सेम ही इफेक्ट होता है अगर आप प्राइस को छोड़ के बाकी किसी फैक्टर को चेंज करते हैं तो। पीपल, अगर सोचिए इसका एक एग्जांपल क्या है। हमने पहले एप्पल की एग्जांपल ली थी कि एप्पल का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होती है, घट जाता है कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन हो जाती है डिमांड कर्व की, घट जाता है तो एक्सपेंशन हो जाती है, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस घटता है तो डिमांड ज्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एप्पल्स का सपोज कीजिए आप, कल को किसी ने कह दिया, किसी डॉक्टर ने कह दिया कि एप्पल सेहत के लिए अच्छी नहीं है जी, ऑरेंजेस खाइए। एप्पल सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ऑरेंजेस खाइए। तो आपकी उसकी डिमांड ही जो है वो ही बदल जाएगी, क्योंकि लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ही चेंज हो गए। अब आप इस अब आप इस कर्व के अराउंड मूव नहीं करेंगे, अब आपकी कर्व ही नीचे चली जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी कर्व ही। मार्केट मार्केट पूरी की पूरी मार्केट का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। और कल को कोई डॉक्टर आके कह दे कि आप जो है सैलेड खाइए, ब्रेकफास्ट जो है, ब्रेकफास्ट में सैलेड इज द बेस्ट थिंग टू हैव। आप पराठे वराठे मत खाइए, आप सिर्फ सैलेड खाइए, वही जो है आपकी हेल्थ को बूस्ट करेगा, आपका जो सब सही करेगा। तो सारे लोग अगर, मतलब मैक्सिमम लोग अगर सैलेड पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो उसकी डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट कर देगा, पूरी की पूरी डिमांड ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपका प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है, आपका अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है। गॉट इट? अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, आपके हेल्थ ट्रेंड्स अगर चेंज हो जाते हैं, आपकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं, आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा आ जाता है, तो उस वजह से पूरी की पूरी डिमांड कर्व ही शिफ्ट कर जाती है। ठीक है, पूरी की पूरी डिमांड कर्व ही शिफ्ट कर जाती है, या सप्लाई कर्व में भी सेम होता है। राइटवर्ड शिफ्ट मीन्स इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट मीन्स डिक्रीज इन डिमांड एट एवरी प्राइस, हर प्राइस पे। तो आई होप दैट क्लियर्स अप द कॉन्सेप्ट कि मूवमेंट जो है, यहाँ पे मैं आपके लिए एक टेबल बना देता हूँ कि मूवमेंट होगी तो क्या होगा।
मूवमेंट होगी तो क्या होगा और शिफ्ट कैसे होगा? तो अगर मूवमेंट हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है? चेंज इन प्राइस की वजह से हो रहा है। शिफ्ट अगर हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? चेंज इन नॉन प्राइस फैक्टर्स। प्राइस के अलावा बाकी जो फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं ना उसकी वजह से जब चेंज आता है तो शिफ्ट हो जाती है कर्व। कर्व बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर क्या होता है? मूव्स अलोंग सेम कर्व। कर्व तो चेंज नहीं हुई आपकी, बस ऊपर नीचे होगी डिमांड उसी कर्व पे। यहां पे क्या है कि पूरी की पूरी इंटायर कर्व शिफ्ट्स। डायरेक्शन क्या होती है इसकी? डायरेक्शन होती है अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, जो मैंने आपको बताया एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में। यहाँ पे डायरेक्शन क्या होती है? यहाँ पे होती है लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। गॉट इट? अब यहाँ पे डिमांड चेंज किस टाइप का होता है? यहाँ पे जो डिमांड होती है ना चेंज, वो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है। क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है। क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस। और यहाँ पे डिमांड चेंजेस। इसका फर्क मैं आपको बताता हूँ एक से। क्वांटिटी डिमांडेड होता है कि हम पहले कितनी क्वांटिटी लेते थे और अब हम कितनी क्वांटिटी लेते हैं। गॉट इट? वेयर एज डिमांड इज एंटायर, आई वुड से अ डिफरेंट एरिया हेयर। यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे कि कितनी डिमांड आ रही थी अब कितनी आ रही है, ये नहीं देख रहे। अब हम पूरी की पूरी डिमांड को ही बदल दे रहे हैं। देर इज चेंज इन होल ऑफ द डिमांड इट सेल्फ। डिमांड आ रही है या नहीं आ रही है, ऐसा हो रहा है। डिमांड ही चेंज हो गई है, वेदर यू वांट टू डिमांड दैट गुड और नॉट। है ना? वहां पे क्या होता था, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे होता था कि पहले 10 यूनिट्स ले रहे थे अब 20 यूनिट्स ले रहे हैं, या पहले 20 यूनिट्स ले रहे थे अब 10 यूनिट्स ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट की डिमांड ही बदल जाएगी। द होल ऑफ द मार्केट डिमांड विल चेंज। जैसे सपोज कीजिए आप कुछ खा रहे हैं, आप कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, या आप आज डीजल गाड़ी चला रहे हैं। तो डीजल गाड़ी, अगर डीजल सस्ता होता है या महंगा होता है ना, सॉरी, अगर डीजल गाड़ी चला रहे हैं तो डीजल गाड़ी का जो प्राइस है वो सस्ता या महंगा होता है ना। तो पहले आप इस पॉइंट पे थे, अब इस पॉइंट पे आ जाएंगे, या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करेंगे, या इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करेंगे। मतलब यू मूव अक्रॉस द सेम डिमांड कर्व। लेकिन अगर कल को गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाए कि डीजल कार स्क्रैप हो जाएंगी, डीजल कार्स को ही बंद कर देना है और सिर्फ ईवीज चलेंगी या पेट्रोल गाड़ियां चलेंगी, तो फिर डीजल कार की डिमांड ही खत्म हो जाएगी। तो वो मार्केट डिमांड में शिफ्ट आएगा, पूरी की पूरी मार्केट की डिमांड ही कोलैप्स कर जाएगी। दैट इज चेंज इन डिमांड, not quantity demanded. That is not change in quantity demanded. That is change in the entire market demand. Okay. अब आता है मार्केट इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले तो देखते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है? व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम? तो अभी हमने डिमांड पढ़ा और सप्लाई पढ़ा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब मार्केट में मार्केट इक्विलिब्रियम कब आता है? मार्केट इक्विलिब्रियम मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम में आती है, बराबरी में आ जाती है, एक एक स्थिर, एक स्टेबल पोजीशन में आ जाती है। वो कब आती है? इट अकर्स जब सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाते हैं। ठीक है? व्हेन सप्लाई एंड डिमांड एक से व्हेन सप्लाई इक्वल्स डिमांड। ठीक है? इसकी वजह से क्या होता है? रिजल्ट्स क्या होते हैं इसके? इसके रिजल्ट्स होते हैं स्टेबल मार्केट प्राइस आता है। जो प्राइस होता है ना चीज गुड का, जो भी चीज हम बाय कर रहे हैं उसका मार्केट प्राइस जो है वो स्टेबल हो जाता है, फ्लक्चुएट नहीं करता। जबकि डिसइक्विलिब्रियम जो है ना, डिसइक्विलिब्रियम
डिसइक्विलिब्रियम क्या कहता है? जब सप्लाई और डिमांड मिसमैच हो जाता है, मिसमैच, दोनों के बीच में मैच नहीं रहता, इक्विलिब्रियम नहीं रहता, मिसमैच बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड of any good, or you can say of any commodity, ठीक है? तो जब मिसमैच हो जाता है सप्लाई और डिमांड के बीच, तब उसका क्या रिजल्ट होता है? इसमें रिजल्ट्स क्या होते हैं? इसमें रिजल्ट्स होते हैं अनस्टेबल प्राइजेस। अनस्टेबल प्राइजेस क्यों होते हैं? क्योंकि या तो मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है चीज की, जो गुड आप चाहते हैं, या फिर सरप्लस हो जाता है, मतलब काफी ज्यादा मात्रा में वो बिकने लगता है, काफी सॉरी सप्लाई होने लगता है ना? तो मार्केट इक्विलिब्रियम के ना दो दो ग्राफ्स में आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। ठीक है, एक ये ग्राफ है, एंड देन देयर इज अनदर वन, ये ग्राफ है। ठीक है, अब इन दोनों ग्राफ्स को हम प्लॉट करते हैं किस तरह से? एक्स एक्सिस पे अगेन वी हैव प्राइस, एंड वाई एक्सिस पे वी हैव, सॉरी, वाई एक्सिस पे वी हैव प्राइस, एक्स एक्सिस पे वी हैव क्वांटिटी। तो क्या होता है इक्विलिब्रियम? मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम में कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में ऐसा होगा ना, इक्विलिब्रियम में कैसा होगा कि जो डिमांड है, डिमांड विल इक्वल सप्लाई, और ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, और ये प्राइस और ये क्वांटिटी हमारा इक्विलिब्रियम बना देगी। डिमांड और सप्लाई यहाँ पे इक्वल हो गए, यहाँ पे ये प्राइस पी स्टार एंड क्यू स्टार यहाँ पे इक्विलिब्रियम बना देंगे। ये जो प्राइस है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अब डिसइक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि डिसइक्विलिब्रियम में क्या होता है। डिसइक्विलिब्रियम में क्या होता है? इक्विलिब्रियम तो देख लिया आप, तो डिसइक्विलिब्रियम में क्या होता है कि सपोज कीजिए दिस इज योर सप्लाई कर्व। ठीक है, ये आपकी सप्लाई कर्व है, और ये आपकी, oops, हाँ, ये आपकी डिमांड कर्व है ना? तो ये आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, और ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, सॉरी, और ये आपकी क्वांटिटी है विच इज डिमांडेड एट इक्विलिब्रियम। अब क्या होता है कि सपोज कीजिए, हमने तो देख लिया इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब सपोज कीजिए आपकी जो इक्विलिब्रियम से डिसइक्विलिब्रियम में चल जाती है, इक्विलिब्रियम खराब हो जाता है, तो आपका प्राइस यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, अब अब क्या हो रहा है? दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द पॉइंट। ये आपका अब प्राइस हो चुका है, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस था, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस था, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस था। बट अब आपका जो इक्विलिब्रियम से ऊपर आ चुका है प्राइस, ई या डी, पी रहने की चीज, ठीक है, इक्विलिब्रियम से प्राइस आपका ऊपर आ चुका है। तो जब इक्विलिब्रियम से प्राइस ऊपर आ जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, वो ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करने लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे करने? ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करने लग जाएंगे। पहले जो आपकी क्वांटिटी थी उससे ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई होने चली जाएगी। पहले आपकी क्वांटिटी क्यू ई थी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, बट अब क्या हो रहा है, आपकी क्वांटिटी जो है वो यहां पे चली गई है, ज्यादा एक्सीड कर गई है क्वांटिटी, सरप्लस हो गया। और एक और चीज, एक और चीज, ये जो है ना, ये अब आपकी डिमांड ये है, डिमांड आपकी ये है, और सप्लाई आपकी ये है। दिस इज द डिमांड
पहले यही यहीं पे डिमांड हो रहा था, यही डिमांड मिल रही थी, तो दैट इज व्हाई दैट वाज इक्विलिब्रियम। दिस वाज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस वाज द क्वांटिटी सप्लाइड, क्योंकि ये इंटरसेक्शन का पॉइंट है ना, इतनी ही डिमांड थी और इतनी ही सप्लाई थी। अब क्या हो गया है कि डिमांड जो है वो सप्लाई ज्यादा होने की वजह से लोगों ने ज्यादा सप्लाई करना शुरू कर दिया, लेकिन लोगों को इतनी सप्लाई चाहिए ही नहीं, लोगों की डिमांड कम हो गई है। और लोगों की डिमांड क्यों कम हुई है? क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। प्राइस इधर से लेके इधर, इस पॉइंट से लेके प्राइस इस पॉइंट पे चला गया। जब प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्वांटिटी कम हो जाएगी। डिमांडेड क्वांटिटी, डिमांड, ये डिमांड कर्व पे है ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। लेकिन ये क्वांटिटी, ये सप्लाई कर्व पे है, तो ये क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा हो जाएगी। मैंने आपको बताया था पीछे लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी यहां से यहां आ जाती है, कम हो जाती है। क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है क्योंकि प्राइस ज्यादा हो गया, तो क्वांटिटी कम लेंगे। लेकिन उसी समय जब प्राइस ज्यादा होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड तो ज्यादा हो जाती है ना, ये यहां से यहां पहुंच जाती है। तो इस समय क्या होता है कि मार्केट डिस इक्विलिब्रियम में आ जाती है, और ये जो एरिया है आपका, दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया इज, हाँ जी, दिस एरिया, दिस कॉल्ड व्हाट? मार्केट सरप्लस। मार्केट सरप्लस, क्योंकि ये अब एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स, इतनी क्वांटिटी चाहिए ही नहीं। तो इससे क्या होती है, जो हमारी इकोनॉमी है उसके रिसोर्सेज खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि इतने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। इतने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, रिक्वायरमेंट तो इतने की है। प्राइस आपने इंक्रीज कर दिया तो लोगों ने क्वांटिटी कम कर दी ना, डिमांड करनी, यहाँ से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से यहाँ आ गया, लेकिन आपकी सप्लाई तो यहाँ चली गई। तो इसमें जो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है दैट इज सरप्लस इन द इकोनॉमी, ये इकोनॉमी में कंज्यूम नहीं हो रहा है। और इसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे डाउनवर्ड प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। जब लोग ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जब प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन कंज्यूमर ले ही नहीं रहा है, तो उस समय प्रोड्यूसर क्या करेंगे? प्रोड्यूसर कम करने लगेंगे, उस प्रोडक्शन को कम कर लेंगे, प्राइस को कम करने लगेंगे। क्योंकि हर किसी को पता है मेरा माल खराब हो जाएगा, मेरा माल नहीं बिका, तो वो अपना माल सस्ते में बेचना शुरू कर देगा, क्योंकि मार्केट में महंगा माल लिया ही नहीं जा रहा। तो जब प्राइस, इस पे डाउनवर्ड प्रेशर आएगा, इस पे प्राइस पे क्या आएगा? प्राइस पे डाउनवर्ड प्रेशर आएगा, डाउनवर्ड प्रेशर। और प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम की तरफ आएंगे। प्राइसेस जो है वो इक्विलिब्रियम की तरफ आएंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स प्राइस को कम करेंगे। गॉट इट? ये है मार्केट सरप्लस। नाउ सिमिलरली लेट अस सी मार्केट में क्या होता है जब डिसइक्विलिब्रियम दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। दूसरी तरफ कहाँ? सपोज दिस इज द डिमांड, है ना, एंड दिस इज द सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। और यहां पे क्या हो रहा है? अगेन दिस इज व्हाट, हाँ, तो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये आपका फिर से क्या बन गया? ये आपका आ गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज कीजिए जो प्राइस है, जो प्राइस है पहले तो ऊपर चला गया था, अब जो प्राइस है वो अपने लेवल से नीचे आ गया। कहाँ आ गया? नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड अब ये हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई कर्व से नीचे ला रहे हैं ना, और डिमांड कर्व से जो नीचे ला रहे हैं वो क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ हो जाएगी। ठीक है, क्वांटिटी, नाउ द न्यू क्वांटिटी सप्लाइड would be this and new quantity demanded would be this, and this would be our new price, है ना। अब ये कब होता है कि सपोज कीजिए प्राइस नीचे कब आता है? जब आपने डिमांड कम कर दी, जब आपने डिमांड कम कर दी। सपोज कीजिए अनियन की प्रोडक्शन जो है, कब आप देखते हैं ना सीजन में अनियन कितने महंगे हो जाते हैं, और जब ऑफ सीजन होता है तब कितनी सस्ती हो जाती हैं सब्जियां, या कुछ कुछ सब्जियां। तो उसका उसका क्या रीजन है? उसका रीजन यही है कि उस समय डिमांड कम हो जाती है। उस समय डिमांड क्या है? डिमांड कम हो जाती है। पहले इतनी डिमांड हो रही थी
सप्लाई और डिमांड क्वांटिटी की यहाँ पे मीट कर रहे थे. दिस वाज द ऑप्टिमम और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाइड एज वेल एज क्वांटिटी डिमांडेड. बट क्या होता है कि समझिए ऑफ सीजन आ गया और क्वांटिटी डिमांड जो है वो नीचे आ गई. क्वांटिटी डिमांडेड नीचे आ गई. अब जब क्वांटिटी डिमांडेड नीचे आ गई तो फिर क्वांटिटी सप्लाइड को भी नीचे आना पड़ा, प्राइस नीचे आ गया. क्वांटिटी डिमांड जब नीचे, क्वांटिटी उसकी डिमांड ही नहीं है आपकी इकोनॉमी में, तो सप्लायर भी कम सप्लाई करेगा, कम प्रोडक्शन करेगा, और जब कम प्रोडक्शन करेगा तो प्राइस भी नीचे आ जाएगा. प्राइस नीचे आ जाएगा. आ गया यहाँ पे नीचे, इक्विलिब्रियम से नीचे आ गया ना प्राइस. बट इस समय क्या होता है, इस समय पे क्या होता है, इस समय पे अब हमारे पास यहाँ पे जो ये पोर्शन है, इसमें क्या हो जाएगा, दिस विल बी नोन एज मार्केट शॉर्टेज. पहले सरप्लस था, अब शॉर्टेज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सप्लायर ने जो है सप्लाई कम कर दी. अब वो सप्लाई कम करने की वजह से प्राइसेस कम हो गए, प्राइसेस नीचे आ गए, सप्लाई कम हो गई, डिमांड कम हुई सबसे पहले. ठीक है, डिमांड जो है कम हुई. डिमांड कम होने की वजह से जो सप्लाई है सप्लायर ने कम कर दी. अब जब सप्लायर ने सप्लाई कम कर दी, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन कम कर दी, तो हमारी ऑप्टिमम प्रोडक्शन, हमारी ऑप्टिमम जो क्वांटिटी थी जो हम चाहते थे, उससे ऑप्टिमम क्वांटिटी से, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से क्वांटिटी कम आने लगी. अब जब क्वांटिटी कम आने लगी, हमारे पास कम क्वांटिटी पहुंच रही है, तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में अपवर्ड प्रेशर आएगा. कौन सा प्रेशर आएगा? मार्केट में अब अपवर्ड प्रेशर आएगा कि सप्लाई बढ़ाओ. आपने कम, थोड़ी कम कर दी, आपने तो बिल्कुल कम कर दी. आपने यहां पे ला दिया अब सप्लाई, आपने यहाँ पे ला दिया. इक्विलिब्रियम तो यहाँ था, आपने यहाँ ला दिया, आपने कुछ ज्यादा ही कम कर दिया सप्लाई. तो जब सप्लाई इतनी कम हो गई तो अपवर्ड प्रेशर आएगा, मार्केट में शॉर्टेज हो गई है, तो क्या होगा कि थोड़ी सप्लाई को लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, है ना. डिमांड जो है यहां से फिर से यहां पे जाने की कोशिश करेगी, अपवर्ड प्रेशर आएगा और डिमांड जो है वो बढ़ेगी. डिमांड बढ़ेगी तो लोग फिर से, प्रोड्यूसर अपना सप्लाई बढ़ाएंगे और साथ साथ में प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि आपने डिमांड इंक्रीज कर दी. अब प्रोड्यूसर क्या चाहते हैं कि भाई आपने डिमांड इंक्रीज किया तो हम बनाएंगे, महंगे में बेचेंगे थोड़ा, है ना. क्योंकि मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, सप्लाई इंक्रीजेस व्हेन प्राइस इंक्रीजेस. तो प्राइस इंक्रीज करेगा, सप्लाई इंक्रीज करेगी, क्योंकि डिमांड का अपवर्ड प्रेशर है, जिसकी वजह से हमारा इक्विलिब्रियम फिर से ऊपर चला जाएगा. एंड अपवर्ड प्रेशर की वजह से, मार्केट शॉर्टेज की वजह से, दैट एरिया विल गेट फिल्ड और हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम विल अगेन अचीव, market disequilibrium will again achieve equilibrium. Okay, so this was all about equilibrium and disequilibrium. This is equilibrium. और ये disequilibrium के दो टाइप्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताया. क्या होगा जब मार्केट में सरप्लस हो जाएगा और क्या होगा जब मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी. गॉट इट?